नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है, और वो इश्यूज हैं जिनको खास तौर पर मुसलमानों को समझना चाहिए, पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। इस वक्त एक बार फिर नफरत की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। यति नरसिंहानंद, जो डासना के एक मंदिर का अपने आप को पुजारी बताता है, उसने दिल्ली में आकर के फिर नफरत की बातें कही हैं और हथियार उठा लेने की बात कही है। साथ में बहुत ही अजीब किस्म का बहाना बताया गया है कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और हिंदुओं को इस देश में कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इस किस्म का वो डर बैठाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर में एक वाकया हुआ है जिसमें एक लड़का मंदिर, गोरखनाथ मंदिर में पहुंच जाता है। वो एक अलग एक वाकया है। साथ साथ करौली में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें हैं, और कर्नाटक में हिजाब और हलाल गोश्त, और उसके बाद अब लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात शुरू हो गई है। इसके बीच में एक और वाकया बहुत ही दिलचस्प है जो खास तौर पर मुसलमानों को समझना है, देखना है, और उसके अलावा बाकी लोगों को भी समझना है। वो ये है कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग खड़े किए जा रहे हैं जिनके जरिए ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने गलतियां की हैं, इसलिए आज सूरत हाल ये है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से इन लोगों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, और आप देखिएगा इसको मीडिया में भी कवरेज अच्छी खासी मिलेगी, ताकि मुसलमान खुद अपने आप को गुनहगार समझने लगे, महसूस करने लगे। ये बहुत ही गैर मामूली बात है कि कोई इंसान जिसने गुनाह ना किया हो उसको गुनहगार साबित करने की कोशिश की जाए। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये एक नई सूरत हाल क्या बन रही है। एक तरफ नफरत का सिलसिला बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, उसमें सरकारी मशीनरी और पार्टी और सब जुड़े हुए हैं। अब मुसलमानों का जो ये एक टोला निकला है, वो क्या कुछ है, जरा इसके बारे में बताइए। चूंकि अब से पहले भी मैं अपने दर्शकों को बताता रहा हूं कि कुछ लोगों को मुसलमानों के लीडर के तौर पर पेश किया जाता है जो असल में काम दूसरी तरफ का करते हैं। आप इसके बारे में क्या? देखिए, इंतखाबात के बाद ये जो पूरा हफ्ता गुजरा है, आपने वाकयात की जानिब निशानदही कर दी। ये बहुत ही टर्मोइल में गुजरा है पूरा भी, जहाँ एक तरफ ये तमाम वाकयात जो आपने किए, और दूसरी तरफ ये जो एक हमारे यहाँ एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन के आई है, नई के मतलब के 2-3 साल से है, इम्पार करके इंडियन मुस्लिम की कोई के ऑर्गेनाइजेशन ये कहलाई जाती है। और इसमें इसके जरिए ये इसमें जो इसके कन्वीनर हैं उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से रहा है। अभी कितना है मालूम नहीं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे और पीस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी से पहले। तो वो उससे पहले दोनों साथ चले हैं, कैसा चला एक अरेंजमेंट था। तो यही साहब है, ये एग्रीकल्चर में मिनिस्ट्री में कुछ ऑफिसर हैं। के अलावा ये एनजीओ की सूरत में एम्पायर इन्होंने चलाना शुरू किया है। तो जो सलमान आमतौर पर इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद को उन्होंने एम्पायर में समोने की कोशिश की है। उसमें भी बड़ी तादाद वो है जो आरएसएस की थॉट प्रोसेस से जिनकी कुर्बत है, उनकी बड़ी तादाद में शामिल है। तो अब वो लोग जब भी गुफ्तगू करते हैं तो ठीक है, डेवलपमेंट की बात तो करनी चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, ये बातें की जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। खामियां हमारे अंदर यकीनी तौर पर रही हैं, उनकी भी बात की जानी। लेकिन मैंने उस इजलास में जो 2-3 तकरीरें सुनी, उसमें मुझे महसूस ये हुआ कि वो सारे तमाम इस मुल्क में 70 साल से जितनी खराबियां हो रही हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद अपने ही सर लेना चाहते हैं। तो फाशिज्म का ये एक बहुत बड़ी हिकमत अमली होती है कि जो विक्टिम है उसी को ऑपरेसर बना के पेश किया जाए और विक्टिम से ही कहलवाया जाए कि हाँ, मैं ऑपरेसर हूँ। तो ये एक फासिस्ट तरीका है और उसके तहत ये काम किया जा रहा है। दूसरे जानिब एक पुरानी जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, उसे साइडलाइन करके एक नई लीडरशिप
जो हम मिजाज हो RSS के, उसे क्रिएट करने की कोशिश ऐसे प्लेटफॉर्म से की जा रही है। जहां तक सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव का ताल्लुक है, वो हर कौम के लिए जरूरी होता है, हमारे लिए भी है, वो खामियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव करते हुए हम ये भूल जाएं कि इस मुल्क में एक हिंदुत्व भी 200 साल की एक तहरीक है। और जब हम सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव करें तो उस तहरीक को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे और भूल जाएं और कहें कि वो तहरीक भी हमारी गलतियों के रद्द अमल में खड़ी हो गई है। ये हम्म। एक ऐसी बात है कि जो मैं समझता हूँ नाकाबिले कबूल है। मैं इस पर और तफसील से बात करूंगा आपसे। मुझे इसमें चूंकि इंटरनेशनल अफेयर्स को, कुछ चीजों को देखता हूं मैं, और काफी नजदीक से समझने की कोशिश करता हूं। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सऊदी अरब जैसे मुल्कों में यह कहा जाता है कि इसराइल इसलिए बना है कि फिलिस्तीनियों ने जमीन बेची थी और फिलिस्तीनी गलती करते हैं। यह बिल्कुल उस तरह से है। और बिल्कुल इसी तरह से अपने गुनाहों की जो हमने नहीं किए वो गिनवाने शुरू करते हैं। तो क्या बिल्कुल उसी तरह से यहाँ वही वही तरीका अपनाया जा रहा है? मोसाद का बहुत बड़ा रोल हमारे मुल्क में है। और खास तौर पर ये सरकार जो मोदी सरकार आई है पहले ही टर्म की, तब से ही बहुत खुल्लम खुल्ला है। और हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे, हमारी पॉलिसी इंटरवेंशन पे मोसाद का खासा कंट्रोल है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इजरायली पॉलिसी रही है, RSS के ताल्लुकात तो पहले भी हमेशा रहे हैं इजराइल के साथ, लेकिन अब RSS सरकार में है, एलानिया ऑफिशियली। पहले अनऑफिशियली था, अब ऑफिशियली है। तो उनके ताल्लुकात भी ऑफिशियली सामने आए हैं। लेकिन पॉलिसी वही है, तरीकाकार वही है। फलस्तीन में बाकायदा इन लोगों ने पहले इजाजतनामा हासिल करके इन्होंने वहां जाना किया था। फिर इन्होंने वहां कुछ जमीनें खरीदनी शुरू की थी। अब ये उसके बाद जो कुछ जर्मनी में हुआ, नतीजे में फलस्तीन में कब्जा हुआ, बाकायदगी के साथ कब्जा हुआ। और 1945 के रेजोल्यूशन के बाद वो कब्जा बढ़ता ही चला गया। लाइकवाइज यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन में फर्क यह है कि यहाँ पर कब्जा किसी का नहीं है। दोनों कौमें एक साथ हजारों साल से रहती चली आ रही हैं। वहां दरअंदाजी हुई है इसराइल की, यहूदियों की। यहाँ पर दरअंदाजी नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली रहते चले आ रहे हैं। लेकिन इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला और तारीख को तोड़ने का सिलसिला, वो वहां भी इस सूरत में रहा है कि वो कहते हैं कि 2000 साल से हम यहाँ के असली बाशिंदे हैं, इसलिए वो दरअंदाजी का जवाब बनाते हैं। और यहाँ ये गलतियां और तारीखी गलतियां और राजाओं का आक्रमण और हमलावर कह के उस तारीख को मस्त करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी और तरीकाकार वही है जो इसराइल का है। इसलिए मैंने इसे फस्तायत, फाशिज्म एंड जायोनिज्म इसीलिए कहते हैं। रहमानी साहब, एक बात ये बताइए कि ये क्या अब जो सेल्फ कर्सिंग, यानी अपने आप को खुद गुनहगार साबित करना और अपने आप को ही बद्दुआ देना, अगर इसका सही तर्जुमा किया जाए, क्या ये असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स के बाद का कोई एक नया मरहला है? एक काम तो उनसे ले लिया, वोट बंटवा करके और सीटें हरवा करके, जैसा बहुत से लोग इस बात को मानते हैं। क्या अब ये ओवैसी के बाद वाला मरहला है कि बीजेपी के इस्तेमाल में आने वाले लोग अलग अलग फेजेस में अलग अलग काम करेंगे? देखिए, ये चल तो पहले से ही रहा है, नया नहीं है। इससे पहले भी इंटेलेक्चुअल मीट के जरिए जो MRM, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया था RSS से, तो वो एक डायरेक्ट RSS का ऑर्गेनाइजेशन है। वो उससे एडमिट करते हैं, उसे तस्लीम करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ लोग तो डायरेक्ट RSS में हैं, वो भी बड़ी तादाद हो गई मुसलमानों की जो बाकायदा अब RSS में शरीक है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर से। उनकी अपील नहीं है ज्यादा आवाम में, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये MRM के रूप में, तो आवाम को ज्यादा अपने करीब आने नहीं देते ये जान लेने के बाद कि RSS से वापस आए। तो अब उन्होंने कुछ इंटेलेक्चुअल्स को लाना शुरू किया उस दौरान, और उन इंटेलेक्चुअल्स के जरिए किताबें भी लिखवाई हैं और तशहीर भी करवाई है। अब ये जो इलेक्शन जीते हैं यूपी का, उसके बाद इस मरहले में बेहद तेजी आई, बेतहाशा। तो उसी के सिलसिले की कड़ी के तौर पर
हम ये देख सकते हैं कि ये जो अब खुद को कसूरवार ठहराने का अमल तेज हुआ है एकतरफा तौर पर, ये उसी अमल का एक सिलसिला है। लेकिन हम समझते हैं कि कम्युनिटी चीजों को किसी हद तक तो जानती है, वो इसे भी खारिज करेगी। लेकिन साहब, अगर मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, लोग जानते हैं, अगर उसके जरिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया गया जिसके इम्कान बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें उसके नतीजे में तो एक तरह से अपने आप को खुद गुनहगार मानना जो है, ये खुद इंसान को कमजोर करता है, अपना हक मांगने से रोकता है, हक के लिए किसी से अपील करने के लिए भी रोकता है। यानी एक अजीब एहसास कमतरी पैदा करता है जब कहीं किसी को गुनहगार साबित कर दिया जाए, या ये एहसास दिला दिया जाए कि तुमने गुनाह किए हैं, इसलिए उसकी सजा भुगत रहे हो। तो क्या इससे आपको नहीं लगता कि नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, नुकसान तो हो ही रहा है। खोने को बहुत ज्यादा कुछ बाकी बचा नहीं है। तकसीम के बाद जिस अंदाज से जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर डाली गई, और मुसलमानों ने भी उसको, हमारी कुछ क़यादतों ने तस्लीम कर लिया, तो बाद जो सेल्फ कर्सिंग मॉड था, उसपे 25 साल लग गए थे। हमको सन 71 के बाद तक हम उस सेल्फ कर्सिंग मॉड से निकले नहीं थे कि जिसमें तकसीम की जिम्मेदारी मुसलमानों ने खुद अपने सिर लेके और नादिबाना अंदाज से भारत में हमने जीना शुरू किया था। 71-72 के बाद थोड़ी सी तब्दीली आई, तो 80 के बाद अब हमने बढ़ना शुरू किया है। अब जो ये सेल्फ कर्सिंग नया एक नया अंदाज से सामने आ रहा है, वो पाकिस्तान के ताल्लुक से था, अब 75 साल की हमारी कारकर्दगी के ताल्लुक से है। इसमें न तो हम हिंदुत्व के मूवमेंट को देखेंगे कि वो किस मराइल से गुजरता हुआ यहाँ तक आया है, उससे रोक देगा हमको। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होनी चाहिए थी एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, उस वो पॉलिसीज का की जो जिम्मेदारी जिन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फिक्स होती है, उनको भी हम आजाद कर देंगे कि ठीक है भाई, आप भी जिम्मेदार नहीं थे, हम ही तो जिम्मेदार थे। और तीसरा, खुद हमारी कम्युनिटी के अंदर जो सोशल, इकोनॉमिकल, इथिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल बैंकरप्सी आई है, उस पर हमको जो आपस में बैठ के तबादला ख्याल करना है और बात करनी है कि ये बैंकरप्सी कैसे आई है और कैसे दूर होगी, और फ्यूचर का रोड मैप क्या है, हमारा मुस्तकबिल का लाए अमल क्या होगा इन हालात से नफरत आजमाई के लिए, वो सब खत्म हो जाएगा। और हम सिर्फ पानी पी पी के खुद को कोसते रहेंगे कि हाय हमने ये गलत किया, हाय हमने ये गलत किया। भाई ठीक है, गलतियां तो बहुत सारी की हैं, लेकिन उसके भी कुछ लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने वो गलतियां करवाई हैं। उनको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा कि इन लोगों ने ये गलतियां की हैं और करवाई पूरी कम्युनिटी से, और आगे कभी हमें सोचना पड़ेगा कि अब ये गलतियां जो हो चुकी हैं ये दुरुस्त कैसे की जाएगी। तो हमारे फोकस इस पे रहना चाहिए कि हम फ्यूचर प्लान्स हमारे क्या हैं, बजाय इसके कि हम माजी को कोसते रहे। अच्छा रहमानी साहब, मैंने एक वाकया इससे पहले गिनवाया, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का। उससे और पीछे को अगर जाएं तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अयोध्या के सिलसिले में, उससे हफ्ता 10 दिन पहले ही मौलाना अरशद मदनी साहब मोहन भागवत से आधी रात को जाकर के मिले थे। उन पर बहुत से लोगों ने सवालात उठाए। उसके अलावा भी जो वो कानूनी मदद की बात करते हैं बेगुनाहों को, उनकी मदद कैसे की जाती है, वो अदालतों के ऑर्डर्स के जरिए बिल्कुल अदरवाइज पिक्चर सामने है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कई मौकों पर तो प्लीड गिल्टी भी करा देते हैं ये लोग एजेंसियों से मिलकर के। तो ये मुसलसल मुख्तलिफ किस्म के लोगों से उसी तरफ ले जाया जा रहा है। और आरएसएस का जो अखबार है वो रोजाना फ्रंट पेज उनको कवर करता है बाकायदा मुसलमानों के लीडर के प्रोजेक्ट करने के लिए। तो ये धोखे का सिलसिला मुसलसल लगातार एक के बाद एक। आपको इसमें इसका इलाज क्या कैसे हो, क्या इससे बाहर निकला जाए और हकीकत लोगों तक पहुंचे, नई नस्लों तक खास तौर पर, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये तंजीमें अगर ये ईमानदार हैं
तो इनकी ईमानदारी का तकाजा ये खुद होना चाहिए कि वो अपनी बैलेंस शीट लोगों के सामने रखें। बैलेंस शीट उन्होंने कितने पैसे आए और कितने खर्च किए और कितने बचाए, ये नहीं। बैलेंस शीट उनकी कारकर्दगी, और वो कारकर्दगी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की डायरेक्शन में हो, उसमें तंजीमों का क्या रोल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो या दीनी हो, रिलीजियस हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसमें इनका क्या रोल रहा है। ये खाली मुकदमात रहना और कहीं फिसाद में मस्जिद टूट जाए तो मस्जिद बनवा देना, मदरसा टूट जाए तो मदरसा बनवा देना, इसका कम्युनिटी डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। एक्चुअली ये हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं, जो ये तंजीमें हुकूमत को बचा के और अपने चंदे से, दुनिया भर के चंदों से, कम्युनिटी के पैसों से हुकूमत को बेल आउट करती है, और इसका मदद होती है हुकूमत की। और इसीलिए हमने बार बार कहा, गुजरात के फिसाद के बाद जो लोग अपने घरों को छोड़ के आए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उनको अपने घरों पे वापस पहुंचाती, वो वहां रहते अपने घरों में हिफाजत के साथ। ऐसा ना करके आपने उनके अंदर जो खौफ पैदा किया था, वो खौफ मजीद बढ़ाया, और नए गेटों, नए सलम आपने अहमदाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे बसा के उन लोगों को डिसलॉज और डिसलोकेट करके एक मुस्तकिल जिंदगी भर के लिए रिफ्यूजी बना दिया। यही असम में किया, यही मुजफ्फरनगर में किया, और यही तंजीम। तो इसलिए ये भी कहा जाने लगा कि इन तंजीमों के लिए ये फिसाद एक मौका बन जाते हैं चंदा इकट्ठा करने का। आ जाता है कि पूरी पूरी दुनिया में ऐलान किए जाते हैं, और इनको जो चंदे होते हैं उनके हिसाबात कभी किसी के सामने आए नहीं, और हुकूमत ने भी इनसे हिसाब कभी पूछा नहीं है। तो ये जो चल रही है, इसलिए मैंने कहा कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सोसाइटी का के अंदर जो इथिकल प्रॉब्लम्स है, जरूरियात है, जहेज है और औरतों के मसाइल है, उसमें इनका क्या रोल है, ये पूछा जाना। या जो मुस्तकिल शराब और हम ड्रग्स का धंधा मुसलमान कम्युनिटी के अंदर बढ़ रहा है, उसमें इनको उसको दूर करने का इनका क्या रोल है, इन तंजीमों का, इनसे पूछा जाना चाहिए। जो एजुकेशनल लेवल पर कितने मदारिस तो यही लोग चलाते हैं, लेकिन स्कूल और यूनिवर्सिटियां, जमीयतों ने कितने कायम किए, इनको बतानी चाहिए। कारोबार में तरक्की देने के लिए कितने इन्होंने कर्जे अदा करके कितने नए कारोबार लोगों को लगाए हैं, और उसके लिए कितना चंदा लिया, ये बताना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। आप जेल जाने वालों के मुकदमे लड़ रहे हैं, और फिसाद में मरने वालों को आरएसएस की मंशा के मुताबिक डिसलोकेट और डिसलॉज करके एक सलम बना के आप देने का काम पिछले 30-40 साल से ये तंजीमें, हम तो यही करते हुए देख रहे हैं। इसका डेवलपमेंट से बिल्कुल, तो ये गलती बार बार दोहराई जा रही है, और पता नहीं कैसे लोग चंदे देते हैं, कैसे चलती हैं। बहरहाल ये तंजीमें जिम्मेदार है इस सब के लिए। रहमानी साहब, मैं फिर अपने दर्शकों को उस तरफ ले जाऊंगा कि इंटरनेशनल अगर अफेयर्स समझ में आने लगे तो अपने यहाँ के मामलात अच्छे से समझ में आने लगते हैं। मैं इसीलिए अक्सर इंटरनेशनल को लोगों के सामने खुल करके बताता हूं। ये बिल्कुल आप इस तरह से देखिए, अब तो बहुत ही क्लियर हो गई पिक्चर। इजराइल, सऊदी अरब, जमीयत उलमा, आरएसएस, इजराइल, ये बिल्कुल एक ट्रायंगल इस तरह से ऐसे नजर आता है। तो जाहिर है एक ही प्रोजेक्ट पर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। बस एक इस तरह से है कि जैसे फिलिस्तीन का जब जिक्र करते हैं ये लोग, तो महमूद अब्बास का जिक्र करते हैं, हमास का जिक्र नहीं करते, जिहाद इस्लामी का जिक्र नहीं करते। इसी तरह से यहां भी उन्हीं को लीडर बना के पेश किया जाता है जो उनके लिए काम करते हैं। तो इस एक अजीब किस्म के जाल में फंसी हुई कौम, इसको कैसे बाहर निकाला जाए, वही फिर सवाल आता है। जब जब हर तरफ से दरवाजे पर उन्हीं का आदमी खड़ा है, तो क्या कुछ हो, कैसे हो, जब अपने भी लोग उसी इजराइल और आरएसएस वाले प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हों, फिर क्या करे कौम। देखिए, अब तो 20 साल से जारी निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो गैर कर रहे हैं, गैर तो नहीं कहना चाहिए, अब तो वो सब हैं एक ही लाइन पे। मैंने कई बार ये कहा कि हमको जो हमारी सेकंड लाइन लीडरशिप है, ये टॉप के जो हजरात हैं, बड़े जुबा कबा
पहने हुए और बड़ी लंबी दस्तारों वाले, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर के लिए उम्मत को इनसे नजर हटा लेनी चाहिए। मदारिस के तरफ से भी थोड़ी देर के लिए नजर हटा लेनी चाहिए। और मुस्तकबिल में हमें क्या करना है, जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है, चाहे वो दीनी मदारिस से आई हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों से आई हो, उन लोगों को बैठ के और अगला प्लान तैयार करना चाहिए। इसकी बहुत जरूरत है कि हम लोग कहीं बैठें, इशू बेस्ड हमारे डिस्कशन हो, एक एक इशू पे चाहे हम 4 दिन 5 दिन बहस करें, लेकिन बहस करके हम वो इशूज जॉट डाउन करें कि हम कितने इशू पे हिंदुत्व फोर्सेस के साथ किस हद तक हम कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में हैं, कि हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कि कौन से वो इशू है जिन पे हम हरगिज भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। 2 बातें तय करें, देन हमको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप किस जगहों पर लेना है, वो रियासत की सतह पर हमें तय करने होंगे। इसके और इनसे थोड़ी देर को नजर बचानी होगी, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, इनसे हमें बचना होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि तमाम जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के सर पर है। उम्मत अगर आज इस हाल को पहुंची है जिसको सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया है, तो हुकूमत की, सियासी पार्टियों की और इन जमातों का जो एक तिकोन है जिसकी जानिब आपने इशारा किया, यही तिकोन उम्मत को आज इस सारे मजल्लत पे, जलालत के इस गड्ढे में फेंकने का जिम्मेदार ये है। और ये अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते, चाहे जितने बड़े ये माफिया बन गए हों, कॉकस बन गए हों, अखबारात को इनके रोजाना के हिसाब से लाखों रुपए के इश्तारात उर्दू अखबारात को दी जा रहे हैं, आरएसएस फ्री में पब्लिसिटी दे रहा है। तो ये सब चीजें कुछ भी करें, लेकिन लोगों को बोलना पड़ेगा। अकीदतों से बाहर आके, भक्ति से बाहर आके, जो हम आरएसएस के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, वो भक्ति हमारे यहाँ भी है। उस भक्ति से बाहर निकल के हमें तल्ख सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। मैं और भी कुछ इश्यूज पर बात करने को सोचता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस इंटरव्यू को हम यही इसीलिए रोकते हैं कि लोगों को गौर करने का एक फोकस होकर के सोचने समझने के लिए एक मौका हो। और ये समझना बहुत ही अहम है कि किस तरह से ऐसा लगता है जैसे फिल्म का डायरेक्टर एक ही है और अलग अलग प्लेयर हैं, उनसे किसी एक नतीजे तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसमें हमारे जो मुस्लिम लीडर्स, नाम नेहाद मुस्लिम लीडर या आरएसएस और बीजेपी के जरिए प्रोजेक्ट कराए गए लीडर, वो भी वही काम कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, आपने एक हल बताया है कि उस टॉप लीडरशिप को छोड़ करके सेकंड रैंक के जो लीडर्स हैं उन पर भरोसा करें और उनके साथ जुड़ करके लोग काम करें और समाज की हर किस्म की बुराई को दूर करने के लिए मिल करके काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब। मैं अब इसके अलावा भी बार बार अपने दर्शकों से ये बताता हूं कि अंधभक्ति जो है वो बुरी चीज है सभी के लिए। जैसे हम दूसरी तरफ लोगों को कहते हैं कि वो अंधभक्त हैं, हमारे यहाँ भी अंधभक्त हैं। उनके सामने कितने भी सबूत पेश कर दिए जाएं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि जो सफेद कपड़ों में और दाढ़ी और टोपी के साथ या जिस भी मजहबी लिबास के साथ है, उसका हर हाल में एहतराम करना चाहिए। इसी एहतराम को करते करते खादिमुल हरमैन इजराइल की गोद में जाकर के बैठ गए और हम एहतराम ही करते हुए रह गए। इस पे बहरहाल गौर करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।